हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। मोस्ट अवेटेड बुक जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे ना, साइंस की एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th के लिए अब आ चुकी है। आपको पता है, एक्सप्लोरेशन नाम है इस बुक का। और ये बुक का ना हम लोग कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और ये बुक फाइनली आ चुकी है। अच्छा, ये बुक आने के बाद इसमें क्या सिलेबस है जो आपको क्लास 9th के लिए पढ़ना है, और इस सिलेबस को ना पूरा डिटेल में अगर एक ही बार में आपको पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा कि आपको पूरा ना एक माइंड मेकअप बन जाएगा और अपनी पूरी प्लानिंग कर सकते हो कि हमें पूरे साल में किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए और किस चैप्टर में किस तरीके के टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में ना हम जानेंगे कि इस पूरी बुक का क्या सिलेबस है, साथ ही साथ सिलेबस के साथ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे कि चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स और क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। लेटेस्ट सिलेबस क्लास 9th के लिए एनसीईआरटी ने इस बुक को रिलीज कर दिया है। अगर अभी तक आपके पास ये बुक नहीं पहुंची है तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो या मार्केट से भी ले सकते हो। अब ये ऑफलाइन भी आने लग गई होगी। ठीक है, एक्सप्लोरेशन करके इसका नाम है इस बुक का। ये एकदम अपडेटेड बढ़िया से बुक है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले इसमें जानते हैं कितने चैप्टर्स हैं। तो बच्चों, इसमें 13 चैप्टर्स हैं टोटल। एक्सप्लोरेशन वाली बुक जो एकदम अपडेटेड है उसमें 13 चैप्टर्स हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम जानते हैं। सबसे पहले वाले चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, बहुत कुछ जानना। ठीक है, एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक है, अब अभी तक जो आपने साइंस पढ़ी है ना, उसके बाद अब आप एंटर कर रहे हो बहुत कुछ क्यूरियोसिटी ना अभी आप डील करके आए हो पिछली क्लासेस में, और आप बहुत क्यूरियस थे। अब आप सारी चीज़ें ना एक्सपेरिमेंटल वे में जानोगे कि इस तरीके से क्या होते हैं, टेस्ट भी करोगे कई सारे, तो वो सारी चीज़ें ना एक्सप्लोर करने वाले हो एकदम आप अभी क्लास 9th में। ठीक है, तो उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा ये चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वाले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो। जितना आप जानते हैं ना उतनी सिर्फ साइंस नहीं है, लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, उससे भी बहुत ज़्यादा है। बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। अच्छा, जितना हम जानते हैं उतना नहीं है साइंस के बारे में, बट हम किस तरीके से उसको जानते हैं या कैसे जानते हैं वो ज़रूरी भी है। ठीक है, हाउ ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू मेजरमेंट्स। जो भी आप ऑब्जर्व करते हो वो एक मेजर तक कैसे पहुंच जाता है, वो एक रिजल्ट तक भी पहुंच जाता है कैसे, ये सब चीज़ें ना आप इसमें कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ने वाले हो। हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स एंड इक्वेशंस। पैटर्न्स कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं सिम्बल्स एंड इक्वेशंस को यूज करते हुए। ठीक है, हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। और कैसे मॉडल्स बनाए जाते हैं जिससे बड़े बड़े सिस्टम्स ना रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें ना आप एक्सप्लोर करने वाले हो इस वाले चैप्टर में। ठीक है भाई, चलिए और आगे देखते हैं। हाउ आइडियाज आर टेस्टेड, ऑफन रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। देखो, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि हम टेस्ट कर पाते हैं, कुछ रिवाइज कर पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है जो शायद पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, हम ज़्यादा ही उन्हें आइडियाज़ में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है हाउ साइंटिफिक आइडियाज़ हेल्प अस मेक सेंस ऑफ नेचर। देखते हो ना, नेचर की बिल्कुल चीज़ें जो है वो साइंस पे डिपेंड है। ठीक है, उन्हें साइंस से किस तरीके से इंटरलिंक्ड किया गया है ना, और साइंटिफिक आइडियाज जो हैं वो हमें किस तरीके का सेंस देते हैं ना नेचर के बारे में, वो आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, नॉट ओनली फॉर नेचर बट ऑल्सो फॉर टेक्नोलॉजी एंड आर प्लेस विद इन दैम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 1 में, एक्सप्लोरेशन करके जो चैप्टर है। ठीक है, तो ये था चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 देखो क्या है। चैप्टर 2 है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। आपने ये पढ़ा होगा प्रीवियस बुक्स में, द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। ठीक है, बट यहाँ क्या करके दिया हुआ है, ये बिल्कुल वही है, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बट एकदम अलग तरीके से, एकदम अपडेटेड तरीके से इस बुक में दिया हुआ है। सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, जो कि रॉबर्ट हुक अंकल ने की हुई थी। ठीक है, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। चलो भैया, फिर आता है प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में आप इसमें पढ़ोगे। फिर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी इसमें टॉपिक के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ की ऑर्गेनेल्स, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया,
माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसके बाद आता है परमियाबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स की क्या परमियाबिलिटी होती है वो भी आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर के बारे में आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। रीसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी में कौन कौन से एडवांसमेंट आए हैं वो सब आप डील करने वाले हो इस वाले चैप्टर में, चैप्टर 2 दैट इज सेल, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है थर्ड चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो टिश्यूज इन एक्शन। सेल के बाद जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बंडल ऑफ सेल्स होता है, उन्हीं को टिश्यूज कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपको जस्ट बाद में सेल के बाद पढ़ने को मिल रहा है टिश्यू, ठीक है, टिश्यूज इन एक्शन। अच्छा, थर्ड चैप्टर में आप कौन कौन से कॉन्सेप्ट से डील करने वाले हो ये देखते हैं। टिश्यूज, इंट्रोडक्शन एंड इंपोर्टेंस पढ़ोगे आप, टिश्यू क्या होते हैं जानोगे ये सब चीज़ें इसके बारे में। फिर आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज आते हैं, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो बट इनको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मिल जाएगा आपको। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, वेरी मच इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, ठीक है। फिर आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ ईच, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स और फंक्शन सभी के आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं परमानेंट टिश्यूज, टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच। परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या उनका डायग्राम होता है, वो सब आप देखने वाले हो। फिर उनके फंक्शन क्या होता है, पर्टिकुलर सभी फंक्शन अपना इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है भैया। चलिए फिर आ जाता है एनिमल टिश्यूज, ये प्लांट टिश्यूज आपने पढ़ लिए, अब आ जाता है आपके पास एनिमल टिश्यूज, आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। ओवरव्यू देखने वाले हो, इपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज के बारे में आप पढ़ने वाले हो। इनमें भी आप क्या क्या पढ़ोगे, इनके टाइप्स को पढ़ोगे, इनके स्ट्रक्चर को जानोगे एंड फंक्शन ऑफ ईच, ये सारी चीज़ें आप डील करने वाले हो इस वाले चैप्टर में। तो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये आप जानने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। केयर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंजरीज, पोस्टुरल केयर, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज, ये सब आप जानने वाले हो इस वाले चैप्टर में, टिश्यूज वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब आ जाता है चैप्टर नंबर 4 दैट इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। अब अपने मोशन आपने पढ़ा हुआ है ना, पहले ये मोशन करके चैप्टर था, अब उसका नेम अपडेट हो गया, क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, ठीक है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, मोशन के बाद आप जानोगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और एक्सेलरेशन के बारे में, क्योंकि आप स्पीड डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी छोटी क्लासेस में जानते आ रहे हो, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जानने वाले हो, ठीक है भैया। चलिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो आप पढ़ने वाले हो मोशन, इसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, जिग बनाते हैं, कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, ठीक है। विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो आप इसमें देखने वाले हो जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, वो आप इसमें पढ़ने वाले हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का, ठीक है भैया। इसके बाद आता है काइनेमैटिक्स इक्वेशंस, ठीक है, मोशन के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन के लिए होते हैं विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफिकल मेथड से आप इसको समझने वाले हो, कौन से इक्वेशंस को, काइनेमैटिक्स इक्वेशंस को, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद आपके पास आ जाता है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है उसका एलिमेंट्री आइडिया के बारे में आप इस चैप्टर में डील करने वाले हो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है चैप्टर 5। चैप्टर 5 में आप क्या पढ़ोगे, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मोशन के बाद आप आ जाओगे मिक्सचर्स पे, ठीक है भैया। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन, ये 5th चैप्टर है एक्सप्लोरेशन वाली बुक का, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो आप, देखो मिक्सचर्स में आप पढ़ते हो ना होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो दोनों ही मिक्सचर आप इसमें पढ़ने वाले हो, दोनों ही मिक्सचर्स के बारे में आप इसमें पढ़ने वाले हो। अच्छा, इनके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, क्या सस्पेंशंस हैं और कोलाइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीज़ें आप ना इस मिक्सचर वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हो, सस्पेंशंस क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हो, कोलाइड्स क्या होता है वो पढ़ने वाले हो और इनकी प्रॉपर्टीज को भी जानने वाले हो, ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद आता है वेरियस वेज टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कई सारे तरीके होते हैं
जो कि कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए सॉल्यूशंस के, ठीक है। तो वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हो, जैसे कि मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, एक तरीका होता है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, वो आप पढ़ने वाले हो इसमें। ये पहले भी था और अभी भी है। अच्छा, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आप पढ़ने वाले हो ऑफ अ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं जो कि आप डील करोगे इस वाले चैप्टर में। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपका न्यूमेरिकल पार्ट कवर अप हो जाता है, दूसरा आपका थ्योरी पार्ट भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कई सारे तरीके पढ़ने वाले हो कॉन्सेंट्रेशन को जानने के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स। जो मिक्सचर होता है ना, उसको आप कैसे सेपरेट करते हो, उनकी टेक्निक्स को आप जानने वाले हो। देखो, अब बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन हो गया आपका, डिस्टिलेशन हो गया, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया एंड कोगुलेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 आपको क्या बताता है, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, जो फोर्स होता है उसका क्या अफेक्ट होता है मोशन पे, ये आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 6 में। आइए चलिए जानते हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। फोर्स का कॉन्सेप्ट, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये दोनों ही फोर्सेस के बारे में आप जानने वाले हो चैप्टर नंबर 6 में एक्सप्लोरेशन वाली बुक से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। फिर आपको पता है तीनों लॉ न्यूटन के आप पढ़ने वाले हो, क्लास 9 में जरूर पढ़ने पड़ेंगे न्यूटन्स के तीनों लॉ। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले आप पढ़ोगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर आने वाला है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर आने वाला है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन में, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ने वाले हो वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स के बारे में। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, वर्क डन वाया कांस्टेंट फोर्स। देखो, जो भी काम हुआ होता है वो कांस्टेंट फोर्स से कैसे काम हुआ, कितना हुआ, ये सारी चीज़ें ना, इनके कॉन्सेप्ट को आप जानने वाले हो, वर्क के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स का। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 7 में। इसके बाद जो आपकी एनर्जी होती है उनके टाइप्स, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड कन्वर्जन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही बढ़िया है और ये पहले भी था अभी भी है। चलिए, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को कैसे कंजर्व करें, ये आप जानने वाले हो इस वाले चैप्टर में। फिर पावर के ऊपर पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट, पावर का फॉर्मूला, पावर की यूनिट, और ये सारी चीज़ें आप जानने वाले हो इस वाले चैप्टर में। फिर आ जाता है आपके पास सिंपल मशीन्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज में आपने क्या क्या पढ़ना है, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर, ठीक है। ये छोटी क्लास में भी शायद आपने कुछ छोटे से लेवल पे ना देखा होगा, डील किया होगा, इनके एग्जांपल्स वगैरह पढ़े होंगे, बस उसी को यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर के बारे में, ठीक है। तो पूरा की पूरा मैकेनिकल एडवांटेज एमए आप कवर अप करने वाले हो इस वाले बुक से, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा जर्नी इनसाइड द एटम, जर्नी इनसाइड द एटम। अच्छा, एटम की जर्नी ना आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर। अच्छा, चैप्टर 8 में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो जो एटम्स होते हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं एलिमेंट्स की, ये आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, इनका पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बढ़िया से। इसके बाद एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। एटम्स जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो, जैसे कि एटॉमिक मॉडल्स आप पढ़ने वाले हो, थॉमसन्स मॉडल और रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। ये आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, एंड बोर्स मॉडल। तो 3 मॉडल आपको पढ़ने को मिलेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में, एक हो गया थॉमसन्स मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा हो गया बोर्स मॉडल। ये 3 मॉडल आपको पढ़ने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर में। इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एलिमेंट्स में, ठीक है। अप टू 18 एलिमेंट्स तक आप पढ़ोगे इस वाले चैप्टर में, ठीक है भैया। इसके बाद आ जाते हैं सिंबल्स, फिर आ जाता है वैलेंसी एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी,
ठीक है। तो वैलेंसी तो बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपका पीरियोडिक टेबल अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको इसी के थ्रू थोड़ी सी एटलीस्ट पढ़ने को मिल जाती है और वो आगे आपकी यूज होनी ही होनी है, ठीक है। तो उसका एक अलग से चैप्टर नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए उसको एटम में वैलेंसी और ये एटम्स वगैरह जब आप बताते हैं, जब उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको पढ़ने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आप वैलेंसी की बात पढ़ने वाले हो उनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर पढ़ोगे तो भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स कहीं दूर नहीं रहेंगे, वो भी आएंगे। तो आप पढ़ने वाले हो आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे का इनका पूरा कॉन्सेप्ट इस वाले बुक में, इस वाले चैप्टर में, 8th चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है भैया। चलिए अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 में दिया हुआ है एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर। मैटर की एटॉमिक फाउंडेशंस क्या हैं, ठीक है। इसमें क्या कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है और कई बार ये एग्जाम्स में आता भी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, इसका एप्लीकेशन ना लगता है यूज होता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये भी आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद आ जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में। फिर आ जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स को आप पढ़ने वाले हो, मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट कंपाउंड्स के और उनकी प्रॉपर्टीज आप सब डील करने वाले हो इस वाले चैप्टर नंबर 9 में, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा आयंस के बारे में, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए, अब केमिकल फॉर्मूला को कैसे राइट करते हैं ये सब आप इसमें सीखोगे और ये सीखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th में फिर आपके एप्लीकेबल होंगे और क्लास 11th में अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो फिर तो आपको भर भर के ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं अच्छे लेवल पे, ठीक है। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास जो कि बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल्स में इसका भर के यूज होता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है। ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आ जाता है आपका बहुत अच्छा चैप्टर जो कि है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस, ठीक है, ये सब आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है जो कि साउंड वेव्स पर पूरा बेस्ड है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये सब आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। अच्छा, अब जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या क्या आप पढ़ोगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। फिर आता है प्रोपगेशन ऑफ साउंड, फिर आता है आपका प्रोपगेशन ऑफ साउंड एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, ठीक है। जो साउंड का प्रोपगेशन होता है ना लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह किसी मीडियम के थ्रू, तो वो आप डील करने वाले हो कॉन्सेप्ट इस वाले चैप्टर में साउंड वेव्स वाले में, ठीक है। फिर साउंड वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो भी आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ने वाले हो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साउंड वेव्स का, ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद आपने चैप्टर नेम में ही देखा था कि हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है साउंड वेव्स की, तो फिर आ जाते हो आप टॉपिक पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या पढ़ोगे, जैसे कि वेवलेंथ हो जाती है, फ्रिक्वेंसी हो जाती है और टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है, ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। फिर एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी और स्पीड। अच्छा, ये सब आपको पढ़ने के बाद बहुत अच्छे से ना ये समझ लेना है क्योंकि इनका एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है न्यूमेरिकल पार्ट में और गिव रीजन्स में, और आपको ऐसे फंसा दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें इनका कॉन्सेप्ट बढ़िया से यूज होता है। हायर क्लासेस में भी इनका भर के यूज है, तो इसको अच्छे से डील कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड। भैया अब अपन पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में भी तो साउंड के बारे में जानेंगे ना, ह्यूमन परसेप्शन ऑफ साउंड। तो इसके बारे में आपको दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट और लाउडनेस, ठीक है। आपको दो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, कॉन्सेप्ट और ये पिच और लाउडनेस, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, सॉलिड में और लिक्विड में साउंड कैसे प्रोपोगेट करता है वो सब आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब साउंड रिफ्लेक्ट भी करता है तो इको प्रोड्यूस होती है वो आपको पढ़ने को मिल जाएगा, रिवर्बरेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा और इको लोकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगी कि हमारा सोर्स पॉइंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ों से आप डील करने वाले हो चैप्टर नंबर 10 में साउंड वेव्स में। तो वही अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। चलिए अब आ जाता है ज़िंदगी के बारे में।
ठीक है। तो अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, जिंदगी लाइफ कैसे कंटिन्यू होती है, ठीक है, उसके बारे में। कुछ लोगों का ये फेवरेट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। चलो ये जिनको आगे और अच्छे से साइंस स्ट्रीम में जाना है, बायोलॉजी वगैरह में, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है, ठीक है। चलो भैया, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अच्छा, दो तरीके की रिप्रोडक्शन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ आपको पूरा पढ़ने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, ठीक है। फ्लावरिंग पार्ट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस वाले चैप्टर में, और जो फ्लावर्स होते हैं और जो फ्लावर है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो सब आप इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। अच्छा, पॉलिनेशन ना, ये वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, आपने छोटी क्लास में इसको डील किया हुआ है, ठीक है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डिस्पर्जल, ये सब एंड सीड डिस्पर्जल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, ठीक है। बट यहाँ पे उनको और अच्छे से एलेबोरेटिव वे में दिया हुआ है और उनके डीप कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, ये सब आपको इस वाले चैप्टर में पढ़ने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर उनका एंड फंक्शन और फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, स्पर्म एंड एग, ये सब आप इस चैप्टर में डील करने वाले हो। इसके बाद आ जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसके बाद आप पढ़ने वाले हो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में, इस वाले चैप्टर में आप डील करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप कॉन्सेप्ट के थ्रू इसमें पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में। इसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू बर्थ कंट्रोल मेथड्स एंड इंपोर्टेंस, ये सारी चीज़ें ना आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो रिप्रोडक्शन में, ठीक है भैया। चलिए, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में आप देखोगे पैटर्न्स इन लाइफ, लाइफ में कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी हो गया एंड क्लासिफिकेशन हो गया। इनका जो लाइफ में ये पैटर्न्स आप पढ़ने वाले हो, जो कि बेस्ड है डाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। अच्छा, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम्स एंड देयर की फीचर्स विथ एग्जांपल्स, ये आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है और 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन भी आप इसमें पढ़ने वाले हो, और उनके कुछ फीचर्स और एग्जांपल्स के साथ आप इस वाले चैप्टर में डील करोगे, ठीक है। फिर आ जाता है मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। मेजर डिवीजन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया गया है, वो भी सब आप इसमें पढ़ने वाले इस वाले चैप्टर में, ठीक है। फिर आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद आता है असेल्युलर एंटिटीज, वायरसेस के बारे में आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो भैया, अब आ जाता है हमारा आखिरी चैप्टर, लास्ट चैप्टर इस वाली बुक का, जो कि है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। अर्थ के बारे में भी आप जानने वाले हो पूरे की पूरा इस वाले चैप्टर में। अर्थ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। अच्छा, नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये सब आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। तो अर्थ एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम, किस तरीके से ये पूरा काम होता है, क्या सिस्टम है, ये सारी चीज़ें आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर सोलर एनर्जी का कैसे क्या नेचर है, आजकल आप देख रहे हो सोलर पैनल्स कितने ज़्यादा यूज होने लग गए हैं, तो उनके बारे में भी आप इस वाले चैप्टर में डील करोगे, ठीक है। सोलर रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में भी आप जानोगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा स्पेक्ट्रम और स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आप देखने वाले हो इस वाले चैप्टर में। इसके बाद सोलर एनर्जी, इंटरेक्शन विद अर्थ सरफेस एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस का क्या रोल है और एटमॉस्फेयर कैसे रोल प्ले करता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो इस वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारी डिफरेंशियल वार्मिंग ऑफ द अर्थ कॉजेज विंड्स, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिर आ जाता है बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जैसे कि वाटर साइकिल हो जाता है, कार्बन साइकिल हो जाता है, नाइट्रोजन साइकिल हो जाता है, और फिर ऑक्सीजन साइकिल भी आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इन सबको फ्लो चार्ट के थ्रू और
डायग्राम के थ्रू आप पढ़ते हो और समझते हो किस तरीके से ये पूरा के पूरा सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, और ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है अर्थ के लेवल पे, वो सब भी आप देखने वाले हो इस वाले चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स जो कि एक्सप्लोरेशन बुक्स हैं, एकदम अपडेटेड बढ़िया से बुक है ये, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी बुक है, जो कि बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स और मेथडोलॉजीज को देख के ये बुक बनाई गई है। ठीक है, अभी एकदम लेटेस्ट आई है, अपडेटेड आई है, बढ़िया तरीके से इसको गो थ्रू करो, रीड करो और इसकी सारी चीज़ें ना अभी से जान लो। इस वाली वीडियो में आपको जानने को मिला है कि अभी पूरे कितने चैप्टर्स हैं और उनमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चलिए बाय बाय सभी को।